नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ईरान की जंग में मात खाने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का हाल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ट्रंप बौखला गए हैं और उनकी ये जो बौखलाहट है उनके बयानों से, उनके फैसलों से, उनके बर्ताव में साफ तौर से दिखाई दे रही है, वो भी लगातार। ईरान को अभी भी धमकाने से ट्रंप बाज नहीं आ रहे। हालांकि ये बात अलग है कि ईरान उनकी धमकियों को कतई सीरियसली नहीं ले रहा, अब डरता ही नहीं है। घरेलू सियासत में भी कई लोगों को गद्दार डोनाल्ड ट्रंप बता ही चुके हैं और अब तो ट्रंप के निशाने पर है यूरोपीय देश, यानी कि नेटो के तमाम देश, जिन्होंने ईरान की जंग में अमेरिका का साथ देने से क्लियर कट इनकार कर दिया। अब हार से अपमानित महसूस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस हार का ठीकरा इन तमाम देशों पर उन्होंने फोड़ने का मन बना लिया है। बौखलाए ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, इटली और स्पेन को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए। ट्रंप को लगता है कि वो अपने इन फैसलों के दम पर यूरोप को झुकने पर मजबूर कर देंगे। आखिर ट्रंप ने क्या नए ऐलान किए हैं? आखिर क्या डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट नजर आती है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब बाकियों को भुगतना पड़ता है, और उसका प्रभाव क्या होगा बताएंगे आपको। कहा जाता है कि मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध शांत नहीं होता बल्कि बढ़ता ही है। अब जर्मन के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने ईरान युद्ध को लेकर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतियों पर सवाल उठाए, उस पर गंभीरता से विचार करने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप तो भड़क गए और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगने लगा कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति को आखिर कोई नसीहत कैसे दे सकता है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ जर्मनी को टारगेट पर ले लिया, बल्कि स्पेन और इटली को सबक सिखाने का ऐलान भी कर दिया। इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भी बड़ा ऐलान वो कर बैठे। डोनाल्ड ट्रंप को फ्रेडरिक मर्ज की बात इतनी ज्यादा नागवार गुजरी कि उन्होंने जर्मनी से 5000 सैनिक हटाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी हो जाएगी। दरअसल जर्मनी में 36,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी सैनिक हटाने के संकेत दे दिए। इटली में करीब 12,000 और स्पेन में करीब 4,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये जो देश है ये ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, तो हम इनका साथ क्यों दें। डोनाल्ड ट्रंप आरोप लगाते हैं कि यूरोपीय देश सिर्फ कागजी शेर हैं, क्योंकि समय पर वो कभी भी काम नहीं आए। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने तो यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ बम तक फोड़ दिया। उन्होंने यूरोप से आने वाली गाड़ियों पर, यूरोप से आने वाले ट्रकों पर, बैटरीज पर, कई अलग अलग संसाधन, कई अलग अलग इक्विपमेंट्स, उन पर 25% का भारी टैक्स थोपने का ऐलान कर दिया। और जैसे ही ऐलान किया गया, उसके बाद से ना केवल यूरोप के बड़े कार निर्माताओं में खलबली मच गई, बल्कि ग्लोबल मार्केट में इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर आप भी अब गाड़ी लेंगे तो हो सकता है वो आपको महंगी कीमतों पर मिले, और उसकी बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की सनकी बुद्धि। यूरोपीय देशों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि उनके लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार रहा है। बात अगर जर्मनी की जाए तो जर्मनी से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की अगर करें तो जर्मनी में अमेरिकी सैन्य ठिकाने लंबे समय से यूरोप में अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी का अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को यूरोप से हटाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि चीन के खतरों से निपटा जा सके। अब जर्मनी में अमेरिकी सेना की जो मौजूदगी है वो तो 1945 से शुरू हुई थी, जब जर्मनी की हार के बाद अमेरिका ने वहां पर कब्जा कर लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत ही बाद वहां पर करीब 16 लाख अमेरिकी सैनिक तैनात थे। हालांकि एक साल के बाद में वहां पर ये सैनिक जिस तरह से उनकी तैनाती थी, 16 लाख की जगह 3 लाख सैनिक रह गए। 1949 में जब नाटो बना, तो नाटो बनने के बाद में अमेरिका के ये सैन्य ठिकाने स्थायी हो गए और इसका मकसद पश्चिमी जर्मनी को मजबूत बनाना और सोवियत संघ के मुकाबले में एक तरह से उसे खड़ा करना था। शीत युद्ध के समय जर्मनी में अमेरिका के करीब 50 बड़े सैन्य बेस और 800 से ज्यादा छोटे ठिकाने थे। उस समय वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती रहती थी।
अब 1989 में बर्लिन की दीवार जब गिरी तो इस दौरान 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ने अपनी मौजूदगी काफी हद तक कम कर ली, लेकिन पूरी तरह से वहां पर मौजूदगी हटा दी गई ऐसा नहीं है। आज की स्थिति में यूरोप में अमेरिका के करीब 67,000 सैनिक तैनात हैं, जिनमें से लगभग 36,400 सिर्फ जर्मनी में है और ये सैनिक 20 से 40 अलग अलग बेसिस में फैले हुए हैं। स्टुटगार्ट में यूरोप और अफ्रीका के लिए अमेरिकी कमांड हेडक्वार्टर है, जहां से पूरे क्षेत्र में सैन्य ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं, निगरानी की जाती है। और ये जो बेसिस हैं, इनका रोल पूरी तरह से अब बदल चुका है। कैसे? दरअसल पहले ये सोवियत खतरे को रोकने के लिए थे, लेकिन अब हुआ ये कि अमेरिका के लिए एक तरह से लॉन्चिंग पैड का काम करते हैं या फिर लॉजिस्टिक हब बनकर रह गए हैं। और यहीं से अमेरिका इराक पर, अफगानिस्तान पर और हाल ही में ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों को भी चलाता रहा है और उसके लिए उससे सपोर्ट मिलता रहा है। असल में समझौता ऐसा है कि अमेरिका यूरोप की सुरक्षा में मदद करता है और बदले में यूरोप उसे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जिससे वो दुनिया भर में अपने सैन्य अभियान चला सके। और इसके लिए ये सिर्फ यूरोप की मदद नहीं है, बल्कि अमेरिका की रणनीति का भी बड़ा हिस्सा है। अब सुरक्षा एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका जर्मनी से अपने सैनिक हटाता है तो उसके बड़े असर हो सकते हैं। इससे नाटो की एकता कमजोर पड़ सकती है, खास करके ऐसे वक्त में जब दुनिया में पहले ही तनाव बढ़ा हुआ है। साथ ही इससे ये संदेश भी जा सकता है कि अमेरिका अब यूरोप की सुरक्षा को लेकर उतना गंभीर नहीं है जिसका फायदा रूस जैसे देश उठा सकते हैं। अमेरिकी संसद में भी इस फैसले की आलोचना हो रही है। कई नेताओं ने तो इसे लापरवाही भरा बताया और ये भी कहा कि इससे यूरोप में अमेरिका की पकड़ कमजोर हो सकती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? सवाल खड़े होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ऐलान है, क्या ये सिर्फ बौखलाहट है या फिर ये नीतिगत फैसला है? डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से इंपैक्ट क्या होगा? यूरोप में क्या कमजोरी एक तरह से आएगी? अमेरिकी पकड़ कमजोर हो जाएगी? और नाटो के कमजोर होने से क्या रूस और चीन जैसे देशों को फायदा होगा? इसके अलावा कई और बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अमर मस्ती खान भी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। ब्रिगेडियर दत्ता, सबसे पहले तो यही क्या कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पूरा एक्शन है, ये उनकी बौखलाहट का नतीजा है या फिर वाकई में प्री प्लान और बाकायदा सोच विचार करके लिया गया एक्शन है? देखिए नैना जी, ऐसा है कि अमेरिका काफी दिनों से आपने देखा होगा कि नेटो से अपना हाथ खींचना चाहता था। और आप ये देखिए, जब ये नेटो बना था 1949 में, तो केवल इसके 12 मेंबर थे और उसके बाद अब करीब 32 के करीब मेंबर्स हैं इसमें। और इसमें करीब 22 ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी सब्सटेंशियल फंडिंग जो है वो अमेरिका करता है। और अमेरिका पे जिस तरह का फाइनेंशियल बर्डन है, अमेरिका नहीं इस पोजीशन में है कि साहब वो इस तरह के जो खर्चे हैं उनको उठा सके। दूसरी चीज देखिए, आप ये देखिए कि जितने भी नेटो कंट्रीज हैं उनमें अधिकांश देश ऐसे हैं जहां पे अमेरिका के अपने बेसिस हैं। अब उन ट्रुप्स को मेंटेन करना, उन ट्रुप्स का खर्चा उठाना, उन ट्रुप्स को मतलब टर्नओवर करना, इस सब में अमेरिका के काफी उसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो उसको बियर करनी पड़ती है। तो अमेरिका, जैसे आपने देखा होगा कि डब्ल्यूएचओ से भी उसने अपना दखल कर लिया है, अपना हाथ खींच लिया है। और भी कई इस तरह के इदारे हैं जहां से वो अपना निकलना चाहता है। क्योंकि आप ये देखिए, अमेरिका एक तो रूस और यूक्रेन युद्ध में काफी बुरी तरह से लिप्त है। 20 साल के करीब 950 बिलियन डॉलर खर्च करके अफगानिस्तान से वो वापस आ गया। और बाकी की ये जो नेटो में जो फंडिंग है या सामरिक तौर पे वो जो संसाधन देता है, दे ऑल कॉस्ट मनी टू दी यूएस एक्सचेकर। तो अमेरिका भी एक ऐसा बहाना ढूंढ रहा है कि साहब वो कैसे अपने आप को, कई बार उन्होंने कहा है कि साहब नेटो अलायंस की अब जरूरत नहीं है, या इसको अमेरिका इसमें से निकलना चाहता है। तो ये मतलब वो कहते हैं ना कि ये बहाने अमेरिका ढूंढ रहा है कि साहब कैसे वो यहाँ से रील आउट करे और अपने लिए एक ऐसा फाइनेंशियल मतलब
वो कहते हैं ना कि सेफ हेवन इस्टेब्लिश करे, जहां, क्योंकि आप देखिए 3 बिलियन का तो सालाना इमदाद जो है वो इजराइल को जाती है, बाकी और भी देशों में कई जगह ये पैसा खर्च कर रहे हैं। तो अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो अगली साल का जो इनका डिफेंस है वो करीब 1.5 ट्रिलियन हो जाएगा, जो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। और जिस तरह की नीति या स्टेप्स ट्रम्प साहब ने लिए हैं, क्योंकि अमेरिका के कानून ये कहते हैं कि साहब 60 दिन के अंदर या तो इस युद्ध, कोई भी युद्ध अगर अमेरिका करता है और उसने परमिशन नहीं ली है सरकार की, तो उसे या तो इसको युद्ध को रोकना पड़ेगा या खत्म करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा, या उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में भी आप देखिए उनका बिल्कुल शटडाउन हो गया था जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया था। 150 बिलियन तो उनको मिले थे, लेकिन खर्चे इस कदर हो रहे हैं तो अमेरिका काफी प्रेशर में है और वो नेटो से अपना जो पल्ला है उसको झाड़ना चाहता है। ठीक है सर, लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर जो अभी सामने आई थी कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा की कि अब खासतौर से जर्मनी से वो अपने कई जो अपने जो जवान तैनात हैं सेना, उनको वापस बुलाएंगे, कम करेंगे सेना को, तो उसके बाद में हड़कंप मच गया, ना सिर्फ जर्मनी, ना सिर्फ यूरोप में, बल्कि खुद पेंटागन के अंदर, क्योंकि कई अधिकारियों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो कह रहे कि भाई इसके लिए तो वो भी तैयार नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक तरह से बयान सामने आया है। क्या ऐसा ही है अहमद मस्ती खान जी, क्योंकि आप इस दौरान अमेरिका में मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो ये अचानक से अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, अनप्रिडिक्टेबल उनके एक्शंस, उनके अनप्रिडिक्टेबल बयानों की वजह से खुद पेंटागन के अधिकारी, उनके खुद की सरकार, उनकी खुद की पार्टी के नेता बड़े कंफ्यूजन में आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या घोषणा कर जाएं? जी नमस्कार, आपका शुक्रिया। देखें, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी 2 महीने पहले उनकी जो सेक्रेटरी है सूजी वाइल्स, उसने कहा कि भाई इनकी जो हरकत है वो शराबियों वाली है, शराबी की हरकत जो होते हैं। इनके भाई जो थे वो शराब के वजह से मर गए थे, बड़े भाई। तो ये शराब नहीं पीते हैं, पीते बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनकी हरकत वही है जो ज्यादा शराब पीने के बाद इंसान करता है। तो बिल्कुल ही एरेटिक। अब इन्होंने कल के दिन जब इनसे पूछा गया कि भाई 60 दिन पूरे हो रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेशन जो इनको कांग्रेस से मिलने की बारी आई, तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं भाई, हम ये लड़ाई तो अब खत्म हो गई है, ईरान की जंग अब बिल्कुल खत्म हो गई। कल इन्होंने ये झूठ कहा। अगर लड़ाई कैसे खत्म हो गई, जब आपने वहां पर ये जो एम्बार्गो लगाया हुआ है, नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है। नेवल ब्लॉकेट जब है तो इसका मतलब है लड़ाई जारी है ना जी। ये कैसे तरीके से बात कर रहा है? देखें, ये कोई दुनिया के ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं, इनके सिविलाइजेशन है, इनके पुराने इनके अपने कल्चर हैं, इनके साथ ये इस किस्म से घटिया अंदाज में बात करता है ट्रंप साहब। देखिए, जो चांसलर आए थे फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के, अभी ये युद्ध शुरू होने पर भी उनका ये कहना था कि ये समय नहीं है कि हम अमेरिका का मुखालिफत करें या उसके ऊपर तनकीद करें। अभी 2 महीने पहले उन्होंने ये कहा था। लेकिन ट्रंप के जो एक्शंस हैं, इसके जो वर्ड्स हैं, उससे वो इतने परेशान हुए कि उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि भाई ईरानियों ने तो इनकी बड़ी बेइज्जती की हुई अमरीकियों की। उन्होंने ये आके कहा। जब उन्होंने ये कहा तो ये और मौसूफ नाराज हो गए और कहा कि हम अपने 5000 फौज निकाल रहे हैं। देखे, ये ना किसी से मशवरा करते हैं, ना किसी का सुनते हैं ज्यादा। जो इनका गट फीलिंग होता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। नहीं तो अब अमेरिकी सरकार के गट फीलिंग पे चल रही है क्या अमर जी? जी, इनके गट फीलिंग पे चल रही है, बिल्कुल। आप देखें, इनका ये कहना है कि जो मुझे जो फीलिंग होगा मैं वही करूंगा। मसला ये है कि अब ये इनकी एज भी ज्यादा हो रही है। अभी ये 80 साल के हो जाएंगे अगले महीने। तो ये इनके एरेटिक बिहेवियर से पूरा अमेरिका में देखें एक खलबली मची हुई है। आपने देखा वो कैंडिस ओवंस जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो इनके बहुत बड़ी सपोर्टर थी, जो उन्होंने थोड़ी सी इनकी मुखालिफत की ईरान के लड़ाई के हवाले से, तो इन्होंने क्या पोस्ट किया? ऐसे पोस्ट किया कि भाई ये जो है
पैसे वाले गोरों के पीछे भागती है, ये जाके कहा अपने सपोर्टर के लिए। आप देख लीजिए, कोई सदर किसी मुल्क का जो इतना इंपॉर्टेंट मुल्क हो, बिल्कुल सही बात है। उसके सदर के इस किस्म के अल्फाज होते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल रिग्रेटेबल। बिल्कुल सही बात है। देखिए यही तो बात है। और देखिए एक और बड़ी बात कही जाती है, हमारे यहाँ तो कहावत है कि जो वृक्ष जितना पुराना होता है उसकी जड़ें उतनी मजबूत होती चली जाती हैं और वो उतना ज़्यादा छांव देने के लिए और मजबूत हो जाता है। और ऐसे ही इंसानों के लिए भी कहा जाता है कि अनुभवी व्यक्ति हमेशा उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एस.के. मलिक साहब, डोनाल्ड ट्रंप से क्या यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है अनप्रेडिक्टेबल बयानबाजी के अलावा? इन सब से इतर खासतौर से अगर मैं उनके इस डिसीजन को लेकर बात करूँ, जर्मनी को लेकर, अब पेंटागन खुद सकते में है। अब अगर जर्मनी से इस तरह के एक्शन को बात कर रहे हैं तो ये कितना जोखिम भरा होगा सर? क्योंकि पेंटागन खासतौर से ईयू की बात करें, यूरोपीय यूनियन की या अफ्रीकन कमांड जो पोस्ट है वो एक तरह से जर्मनी से ही होल्ड करता है अमेरिका। तो क्या ये इतना इजी है, इतना फिजिबल है ये ठीक, या फिर उसी तरह से होगा जैसे साल 2020 में भी डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि भाई हम 12,000 जवानों को वापस बुला लेंगे, हमें जरूरत नहीं है वहां की, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हो पाया। क्या ये भी हवा हवाई है? नैना जी, सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर नमस्कार और सभी दर्शकों को भी। नैना जी देखिए, ट्रंप साहब का जैसे नए पहले भी वो डिसीजन लिए और उनके अनेकों डिसीजन आज तक पेंडिंग है। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। अभी हो क्या रहा है कि देखिए, ट्रंप साहब की जो नेटो का रेलिवेंस है, ट्रंप साहब उसको देख रहे हैं कि वो रेलिवेंस नहीं बचा। पूरा वर्ल्ड इस बात को कह रहा था कि नेटो का कोई रेलिवेंस है नहीं, लेकिन उन्होंने 1949 में जब नेटो बना लिया और उसके बाद से जो वार्सा का जो इशू था वो भी खत्म हो गया। यानी एक तरह से देखा जाए यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वो एक खतरा भी उनको लिटरली टल गया। और आज की डेट में वो देख रहे हैं कि 5 साल के करीब हो जाएंगे थोड़ी दिनों में, जबकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। इस दौरान रशिया को उलझाए रखना ये ट्रंप साहब से पहले, उसके बाद बाइडेन साहब और ट्रंप साहब, इनकी नीति रही है। इसी के साथ ये चाहते हैं कि रशिया की इकोनॉमी है वैसे ही वो काफी डाउन है, उसको और डाउन किया जाए और रशिया को उलझे रहने दे दिया जाए। इसलिए आज आप देखोगे ईरान के साथ जब अमेरिका उलझा हुआ है तो रशिया इज स्माइलिंग, क्योंकि बिगेस्ट बेनिफिशियरी विल बी रशिया। अब इसी दौरान ट्रंप साहब अपनी नई नई घोषणाएं कर देते हैं कि नेटो की मुझे जरूरत नहीं है। पिछले अगर 1-1.5 साल का हम उनके वक्तव्य भी देखें, घटनाक्रम देखें, तो इस तरह से है कि देखिए, उन्होंने अनेकों बार ये कहा कि हमें नेटो की अब जरूरत नहीं है। नेटो मात्र एक पेपर टाइगर बनकर रह गया है और नेटो का कोई भी कोऑपरेशन अमेरिका के प्रति नहीं रहा है। ये उनका आरोप है, लगातार वो नेटो पर लगाते रहे हैं। इसके बाद वो भी कहते हैं कि 60 से 65% नेटो की जो खर्च है, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर आते हैं, वो अमेरिका बियर करता है। ओनली 35% या मैक्सिमम 38% यूरो नेटो कंट्रीज बियर करते हैं, सभी मिलाकर 31 देश मिलाकर। तो ये एक सॉफ्ट एग्जिट का ये जो रास्ता उन्होंने ढूंढा है, वो ये कहते हैं कि आप हमारे लिए कहाँ यूटिलाइज हो रहे हो, कहाँ यूज हो रहे हो। ईरान के खिलाफ जब उनको जरूरत थी एक नेटो की एज ए ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी जो परछाई कहा जाने वाला देश है यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन, उसने हाथ पीछे खींच लिए, जर्मनी ने हाथ पीछे खींच लिए, फ्रांस ने हाथ खींचे खींच लिए, और बाकी कंट्रीज का तो क्या, उन्होंने तो बल्कि कुछ कंट्रीज नेटो के ऐसे भी रहे जो छोटे कंट्रीज जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी वक्तव्य दे डाले। तो इस बात से खिन्न होकर वो ये कह रहे हैं कि नेटो एक ऐसा पेपर टाइगर है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और एज ए ऑर्गेनाइजेशन जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन माध्यम से उनका यूज होता है कि जब एक कंट्री मुसीबत में आए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ खड़ी रहे। तो ब्रॉडर खाका ये है कि जिसके तहत वो इसको एक सॉफ्ट एग्जिट के रूप में देख रहे हैं। डब्ल्यूएचओ से आउट हो चुके हैं, जनरल असेंबली को वो खास तवज्जो देते नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में उनके लोग बैठे हुए हैं, मैक्सिमम फंडिंग उनके यहाँ से होती है, जिसको चाहे उसको फंड दिला देते हैं, जिसको चाहे रोक देते हैं। पाकिस्तान को ग्रीन रिलीफ से एफएटीएफ से निकालना, यहाँ पे अमेरिका के अलावा और कोई मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं है क्या? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या एक ही डिसीजन मेकर है, या फिर यहाँ पर कोई ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें सर्वसम्मति से कुछ डिसीजंस होते हो? नैना जी, आप जो इशारा कर रही हैं शायद मैं समझ रहा हूं कि यूएन का, यूएन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। मुझे यही समझ नहीं आता कि दुनिया का लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन के हिसाब से और इकोनॉमी के हिसाब से भी चौथा पांचवा कंट्री भारत, आप उसको इतनी समस्या, इतनी बीच में सुझाव आए, बीच बीच में लोगों ने सपोर्ट किया, आप उसको तो परमानेंट मेंबर नहीं बना रहे हो। ऐसी कौन सी बुक होती है, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि एक बार लग गया वो अमर अजर हो गया? आप उसमें अमेंडमेंट कीजिए ना। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है,
वर्ल्ड में ताकते का रिशफल होता है, वर्ल्ड में जो ग्रुप्स होते हैं, पोलराइजेशन वो भी बनते हैं, वो भी चेंज होते हैं। तो आप यूएन के चार्टर में क्यों नहीं चेंज ला रहे? क्योंकि आपने पावर को निहित कर दिया है 5 देशों में। हमारे खिलाफ चाइना खड़ा हो जाता है, जिस चाइना को हमने, जबकि हमको ऑफर की जा रही थी 50 के टाइम में सीट, उस टाइम हमने सपोर्ट करके चाइना को यूएन सिक्योरिटी के लिए हमेशा हमने उनको सपोर्ट किया था। आज हमारा सबसे बड़ा विरोध है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर वर्ल्ड ऑर्डर में आपको जस्टिफिकेशन लाना है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा नहीं है जहां पे मोनोपोली चलती है। अमेरिका की ही मोनोपोली चल रही है या उसके दोस्तों की मोनोपोली चलती है, और वो चाहते हैं जहां वीटो कार्ड डालते हैं और वो चीज वहीं रुक जाती है। आप ईरान का ले लीजिए, इजराइल का ले लीजिए, फिलिस्तीन का ले लीजिए, जितने भी मुद्दे आए क्या कोई पास हो पाया? नहीं। एक लिप सर्विस के अलावा यूएन के अंदर कुछ नहीं होता। यूएन जस्ट एक बिजनेस कॉस्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो आज बैठी है, जहां पे साल भर के अंदर एक राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं और अपना स्पीच डिलीवर करके आ जाते हैं। ये तो मैंने बताई उस लेवल की बात, उस स्टेज की बात। अभी यहाँ जो इस टाइम जो चल रही है ये कहानी पूरी हॉर्मुज को लेके, ईरान को लेकर, ट्रंप साहब का अपनी रिक्वायरमेंट भी है अपने रिसोर्सेज को खाड़ी के देशों में चैनलाइज करना, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने मतलब ही सफर्ड ए लॉस ऑफ फेस, क्योंकि वो अपने जीसीसी कंट्री जिन्होंने उनको पेट्रो डॉलर के जरिए डॉलर को मजबूत करा, जिसके आधार पर, जिसके दम पर अमेरिका सिंहासन पर बैठा है, उसको हिलते हुए देख रहे हैं। इसलिए देखते हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि वक्त का पहिया होता है ना, जैसे जैसे घूमता है तो भले ही कितनी ही बड़ी लीडरशिप या बाकी सारी चीजें क्यों ना हो, वो अपने आप में बदलती पलटती जरूर है। मैं दोबारा रुक करूं, लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी का मैं रुक कर रही हूँ। अरविंद सिंह तेजावत जी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया, जैसे अमर मस्तिकान जी ने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है अमेरिका की की सरकार इन दिनों गट फीलिंग पर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की जब गट फीलिंग पॉजिटिव होती है तो बड़े गदगद हो जाते हैं, जब कोई तंज कस देता है उनके डिसीजंस पर तो वो बड़े नाराज हो जाते हैं। और देखिए ना, इस दौरान जब उन्होंने ये पूरा निर्णय लिया तो ये टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। मर्च ने अमेरिका पर तंज कस दिया ईरान के साथ में इस युद्ध को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए और उसके तुरंत बाद ये ऐलान कर दिया कि भाई जर्मनी से, इन इलाकों से अब पूरी सेना को हटाया जा रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर कहा जा रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा, भले ही डोनाल्ड ट्रंप अकेले स्तर पर ये कहें कि जल्दी 1 साल के अंदर पूरी सेना वापस बुला ली जाएगी। हाँ नैना जी, ये तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है सोल्जर्स को वहां से लाने की, वो एक लंबा समय लेती है, उसमें 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। अच्छा। और ये हुआ था कि 2020 में, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां से अमेरिकन सोल्जर्स बुलाने की बात की थी, तो कोई बुला तो नहीं पाया वो अभी आज तक। और उस समय उन्होंने ये दबाव जरूर बनाया था कि देखिए, हमारा जो नेटो में जो हम लोगों के बीच में आपस में समझौता हुआ था कि कम से कम आप अपना 2% जीडीपी का डिफेंस बजट में लगाएंगे, तो जर्मनी ने वो किया है। 2 क्या, उन्होंने 3 पॉइंट कुछ, मेरा अंदाज 3.5 या ऐसा इतना उन्होंने उसको बढ़ाया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये धमकी कितनी सही है ये तो वक्त बताएगा। जो बाइडेन साहब के टाइम में ये हुआ कि उल्टा हो गया था, वो यहाँ से सैनिक हटाने की बात कर रहे थे, उन्होंने वापस दोबारा वहां पे भेजना शुरू कर दिया था। और यह भी बताता है कि यूनाइटेड स्टेट में अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव में है, और यही कारण है कि वो पैसे कमाने के जितने भी जो पॉसिबल सोर्सेज हैं, चाहे वो वेनेजुएला के तेल भंडार पे कब्जा करना हो या ईरान को बर्बाद करना हो, या हर तरीके से अमेरिका कहीं ना कहीं दबाव में जरूर है। और अरविंद जी, और वो भी अगर उसके उस है, ऐसे देश के अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो जो कॉस्ट एफिशिएंट माने जाते हैं, तो क्या उनका ये डिसीजन कॉस्ट कटिंग के तौर पर देख रहे हैं क्या? वो दरअसल कॉस्ट एफिशिएंट है या पता नहीं, एक व्यापारी किस्म के आदमी है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में मुझे लगता है कि जो कॉर्पोरेट लॉबी से या जो व्यापारी किस्म के ये पहले प्रेसिडेंट है, इससे पहले मुझे तो ध्यान नहीं है कि कोई है। दूसरे पैनलिस्ट अगर बता दें तो अलग बात है। होटल इंडस्ट्री से थे तो उनका पूरा जो काम करने का तरीका है वो भी लगभग वैसा ही है। दूसरी बात है कि उनके बहुत सारे फैसलों से विपक्ष तो क्या, खुद उनके अपने लोग हैं वो भी काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और बहुतों ने ये कहा कि अगर वो एक बार डॉक्टर से मिल लें तो उसमें भी कोई हर्ज क्या है, एक रूटीन चेकअप करा लें तो है। और बहुत सारे जो एकेडमिशियंस हैं वो उनको साइकोपैथ बोलते हैं। और जो फेडरिक जो काउंसलर है वहाँ, जर्मन चांसलर है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुली वहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात कर रहे थे। काफी जो यंग क्राउड था, और जब उन्होंने उनसे एक ऑनेस्ट
ओपिनियन पूछी तो वो दी, इसमें इतना नाराज होने की कहाँ जरूरत है। मैंने तो भारत के बहुत सारे पीएम ऐसे देखे हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने भी काले झंडे लहराए थे उस समय, पर उन्होंने ये कहा कि क्या इन बात बच्चों कर को रहे हैं। बुलाते हैं, बात करते हैं। हम्म। जी, तो वो उदारता तो होनी चाहिए कम से कम, ऐसा तो नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। वैसे मुझे नैना लग जी रहा है ट्रम्प भी जी थोड़ा सा उदार हृदय तो रखते हैं, क्योंकि अमर मस्तिकान जी ने तो कई बार उनको ये सुझाव दिया है। वो कहते रहे भैया अनप्रिडिक्टेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रम्प है, दिमागी तौर से शायद थोड़े कमजोर है। क्या अमर मस्तिकान जी मैं गलत बोल रही हूँ क्या? आपने कई बार नहीं सुझाव आप दिए सही हैं। कह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनके देखे फैमिली में अल्जाइमर के जीन्स है, और ये बात साइंस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है कि जिनके वालिद के अंदर अल्जाइमर होता है तो बच्चों में हो सकता है। तो इन्होंने शायद अब तक ट्रेस नहीं कराया या ये छुपा रहे हैं, लेकिन ये तो है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इनका एरेटिक बिहेवियर है आप देख लें। अब इनके ऊपर जो एमेनुअल मैक्रोन है, उन्होंने देखे बहुत जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा भाई अगर आप किसी मामले पे सीरियस है तो ये तो नहीं होता है कि आज आपने एक बात कही और कल के दिन बिल्कुल उसके उलट बात कहेंगे। तो ये ट्रंप के लिए उन्होंने कहा। तो ये मौसूफ जो है हर रोज ही एक नया कहानी ले आते हैं, हर रोज ही एक नया ठीक है। किस्सा ले आते हैं। अजीब, पूरे दुनिया को जो है शशो पंज में डाला हुआ है। एक पूरा जो है वहां पर क्राइसिस किया और हुआ है। अमर मस्तिकान जी बात ये कि सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि कह रहे हैं कि अपनी ही टीम मेंबर्स को, इवन पेंटागन भी अचानक से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की तो सब पन्ने पलटने लगे कि अरे भाई ये तो प्लानिंग में था ही नहीं। आखिर ये क्या कह गए डोनाल्ड ट्रंप साहब? देखो बिल्कुल, इन्होंने जो अभी इस वक्त कर रहे हैं, इन्होंने जो अपने अच्छे अच्छे काबिल जनरल जो हैं उनको इन्होंने छुट्टी कर दी। ये रैंडी जॉर्ज जो इनके चीफ ऑफ स्टाफ थे आर्मी के, उन्होंने कहा बेशक मेरी नौकरी चली जाए वो बेहतर है, लेकिन मैं अपने ये जो सिपाहियों की जान ना जाने दूंगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा इट्स बेटर फॉर मी टू सैक्रिफाइस माय जॉब देन टू सैक्रिफाइस द लाइव्स ऑफ द सोल्जर्स। तो ये है अमेरिका में। इनके खिलाफ जो जनरल हैं वो भी इनके पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं है। ये इनको जो पीट हेक्सेथ आए थे 2 दिन सेनेट में और हाउस में, दोनों जगह पर उनकी बड़ी दुर्गत लगी थी, बहुत ज्यादा। और देखिए हालांकि अभी बात यही है कि शायद अब खुद जेडी वेंस ने उन्हें भरी सभा में एक बार फिर जब आईना दिखाया तो उसके बाद में तस्वीर बदल गई। लेकिन विनोद दत्ता जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह से एक्शन लेते हैं तो उनको मिलेगा क्या? नाटो से खोया क्या जाएगा, अमेरिका को मिलेगा क्या, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब अमेरिका का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो मिडिल ईस्ट या यूरोपियन कंट्रीज से इतर जाकर अब एशिया की तरफ आता हुआ नजर आता है, और क्या आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा सोचने का, बड़ी चिंता की बात होगी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका की जो इमेज है वो टार्निश हुई है, जिस तरह से उसकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो उभर के आई हैं, तो ये बताता है कि साहब किस तरह से अमेरिका अपना जो ग्राउंड है उसको खोता जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि साहब अमेरिका, वो कहते हैं ना, मौसम और ट्रम्प साहब के डिसीजन, इनका कोई मतलब ठिकाना नहीं है, कब बदल जाए, कब खराब हो जाए, कब बदमिजाज हो जाए। तो इन सब चीजों को देखते हुए उनका फोकस जो है, देखिए अमेरिका का मेनली फोकस ये रहता है कि साहब कहाँ से संसाधन उसको मिल सके, कहाँ वो कोई वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट कराए जिसकी उसकी जो आर्म्स इंडस्ट्रीज है वो चलती रहे, क्योंकि उसकी दुकान चलती रहनी चाहिए। बाकी वो कहते हैं ना कि लोग जलें, देश जलें, रीजन्स जलें, सियासी कुर्सियां हमेशा मुस्कुराती हैं। तो वही चीज अमेरिका फॉलो कर रहा है। आप ये देखिए बीच में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, आप ये देखिए कि उनके जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो उनके दामाद हों, चाहे उनके समधी हों, चाहे उनकी मतलब बेटी हो, इस तरह से लोगों को उन्होंने हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर नेगोशिएशन में उनको डाल रखा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब भी अगर इस तरह का कोई कंपनसेशन ईरान वगैरह को दिया तो यकीनन अमेरिका की कंपनीज उसको सुधार करेंगी और वहां से भी वो पैसा कमाएंगे। तो ये एक मतलब बहुत दूरगामी सोच है उनकी, और बिल्कुल जैसे तेजावत साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं साहब जो मतलब डिप्लोमेसी का इस्तेमाल नहीं करते, जो स्ट्रेटेजिक विजन नहीं रखते, वो केवल एक तिजारत का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तीसरी चीज, हाँ, उनका जो फोकस है
मुझे नहीं लगता कि साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि देखिए उनका मेन फोकस है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए या कैसे उसको बैलेंस किया जाए। अमेरिका भी जानता है कि अकेले वो चाइना को टेक ऑन नहीं कर सकता, इसीलिए क्वाड या इस तरह के जो संगठन है उनका फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अमेरिका की जातियों को देखते हुए RIC, SCO, कुछ ऐसे संगठन हैं, आप देखिए ब्रिक्स, जो अमेरिका की नींद उड़ा रखी है उन्होंने। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने दादागिरी कर रखी है कि साहब वर्ल्ड बैंक में आपने $300 बिलियन इसके रशिया के फ्रीज कर रखे हैं, 250 से 250 बिलियन डॉलर्स आपने ईरान के कर रखे हैं। तो लोग अब जो ब्रिक्स ने बैंक बनाई है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वहां से जो लोन है वो भी सस्ती दरों पे मुहैया कराए जा रहे हैं और वहां लोग सिक्योर और मतलब सेफ्टी फील करते हैं। तो अमेरिका का जो वो है, देखिए अमेरिका की जो सदी थी वो अब ढलने जा रही है। यूरोप की एक सदी थी जो ढल गई, तो अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो साइनोसेंट्रिक होगा। लेकिन सर, क्या अमेरिका ढलने को या थमने को या एक कदम पीछे लेने को तैयार है? क्योंकि भले ही हम कुछ भी कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप किसी बीमारी से परेशान है, उन पर उम्र का असर है, बखूबी फायदा जानते हैं कि किस जगह पर उनका फायदा है और किस जगह पर उनका फायदा नहीं है। अब उनका इंटरेस्ट शायद चाइना की जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की आप बात कह रहे हैं, बढ़ती चाइना की साख उनके लिए बड़ी चुनौती है। एक शॉर्ट रिएक्शन, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो साइनोसेंट्रिक है। नई जो सदी है वो एशिया की सदी है और उसमें दो ही देश हैं जो ओवरवेलमिंग तरीके से इतिहास लिखेंगे, चीन और भारत। और दोनों के रिश्ते देखिए अब थोड़े से मधुर होते जा रहे हैं। ये एक चिंता का सबब है, क्योंकि अमेरिका की लोगों ने देख लिया है कि साहब अमेरिका एक डिपेंडेबल एलाई नहीं है और ना ही उसमें भरोसा किया जा सकता है। तो ये जो RIC एक गुट है, रशिया, इंडिया, चाइना, अगर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मतलब चिंता और चैलेंज बन जाएगा। और ये देश इसके बारे में काफी सोच विचार कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है वो वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं तेजावत जी। आप हालांकि एक थ्योरी ये भी बता रहे थे बीच में जब आपकी और मेरी कुछ समय पहले बात हुई कि ये जो बदलता वर्ल्ड ऑर्डर है यही एक सबसे बड़ी चिंता का सबब है। और खासतौर से अब अमेरिका जब अपनी घटती साख या डगमगाता एक तरह से अपना तख्ता अगर डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, तो वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं, मजबूती दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर अमेरिका मेरे रहते अगर अमेरिका अपनी सैनिक हटा ले तो रशिया का या पश्चिमी हिस्सों का जो एक बड़ा दबदबा है वो किस तरह से खत्म हो जाएगा। रशिया के साथ में लड़ाई को लेकर कैसे अलग थलग पड़ जाएंगे? पहले तो मैं ब्रिगेडियर साहब दत्ता साहब को ये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दरअसल एक ये जो आम धारणा है, जो अक्सर जो पैनल में बैठने वाले लोग हैं वो एंटी चाइना उनका सेंटिमेंट्स होता है अक्सर, तो दत्ता साहब ने कम से कम वैसा नहीं किया है। ये काफी मजेदार बात है। और बहुत सारे जो चाइना में बाद में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, उनसे भी जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि चीन को भारत को समझने की जरूरत है। अगर वह समझ लेता है तो मुझे लगता है कि अगली सदी है वो भारत और चीन की हो सकती है। ये अलग बात है कि हमारे जो प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर है वो खुद भी चाइना रहे हैं, पर वो चीजों को कितना समझ पाए हैं ये एक अलग बात है। और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होने नहीं चाहिए था, खासकर गलवान जैसे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप चीन की उन चिंताओं को खत्म करने में कामयाब नहीं रहे। जब भारत अमेरिका के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहा था तब चीन ने गलवान जैसी घटना की, और अभी तक भारत तक को जो एक जो सेटिस्फैक्ट्री जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अभी भी जो गश्ती दल जहां तक जाने चाहिए थे वहां तक वो अभी भी पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। ये मैं टेलीविजन पे बोल रहा हूँ पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ। तो ये तमाम चीजें हैं, पर भारत को एक बार चीन को लेकर अपनी पॉलिसीज को मुझे लगता है कि दुरुस्त करना होगा तभी, क्योंकि भारत की बहुत सारे मामलों में चीन पे डिपेंडेबिलिटी है। भारत के बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं वो चीन पे डिपेंड करते हैं, और जितना वक्त भारत ने कम से कम 2 डिकेड लगाए हैं अमेरिका से दोस्ती करने में ताकि भारत कुछ वहां से फायदा उठा पाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुझे लगता है कि 2 साल में 20 साल बर्बाद कर दिए हैं और भारत को कुछ भी नहीं मिला। भारत ने, यूनाइटेड स्टेट ने हमेशा से भारत के जो एनर्जी सिक्योरिटी और भारत की चिंताओं की कभी परवाह नहीं की। न उसने आज तक भी, हम जो हमारे फाइटर प्लेन है उनके इंजन के लिए हम परेशान होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी तो कोई देना ही नहीं चाहता है पूरे यूरोप से। क्या डर क्या है, डर क्या है, वजह क्या है तेजावत जी इसकी?
क्योंकि एक भारत तरफ की डोनाल्ड बढ़ती ट्रंप तो पीएम ताकत, मोदी को कहते हैं प्रेसिडेंट माय डियरेस्ट फ्रेंड, भारत को वो इतना अपना जिगरी दोस्त बताते हैं, नीतियों की बड़ी गदगद तारीफ नहीं करते थकते थे पिछले साल तक। पिछले साल के बाद से उनके जो तर्क और शब्दों में बर्ताव में बड़ा अंतर नजर आया, वजह क्या मानते हैं इसकी? बहुत मजेदार सवाल है और वाकई सोचने की जरूरत है, क्योंकि भारतवंशी है वो अपने आप में महान है। और आप पूरे अफ्रीका में देखेंगे तो हर एक भारतवंशी ने अपने खुद के बूते पर अपने महानता के काबिल वहां पे साम्राज्य खड़े कर रखे हैं। चाहे आप केनिया जाइए, साउथ अफ्रीका जाइए, तमाम देश हैं, जाम्बिया जाइए, पूरा सेंट्रल अफ्रीका देखिए, पर इन सबने जो वहां पे अपना बिजनेस खड़ा किया है खुद अपने बलबूते पे किया है, भारत सरकार की कोई मदद नहीं मिली है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो भारतवंशी है वो बहुत ही ताकतवर लोग हैं, वहां की बहुत ही है, और वहां पे नहीं, पॉलिटिकल लेकिन ओपिनियन तेजावत जी, बनाने वाले लोग ये हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी तो उन भारतीयों का बड़ा रोल है। अगर सुपर पावर अमेरिका है तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बड़ी भूमिका हिंदुस्तानियों की भी है एक्चुअली। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को मोदी साहब की जरूरत है, और इसीलिए चाहते हैं क्योंकि मोदी साहब उन चुने हुए करिश्माई लोगों में हैं जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। उनमें नेहरू आते हैं, इंदिरा जी का भी वैसा औरा था, और मोदी साहब का भी वैसा करिश्माई व्यक्तित्व है। पॉलिटिकल डिफरेंस या वो एक अलग मसला हो सकता है, पर इनको बड़े पैमाने पे लोग पसंद करते हैं। ठीक है तो सर। पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो भारतवंशी लोग हैं वो लोग उन्हें क्योंकि पसंद करते हैं, तो वोट लेने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप उनका इस्तेमाल करते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब उनको कहते हैं कि मोदी हमारा मतलब दोस्त, हमारा पिछलग्गू या सहयोगी टाइप का। ये बहुत ही इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरीके ये की तो जो अपनी जहालत चीजों वाली को चीजें हैं। जस्टिफाई करने का एक तरीका है, मुझे लगता है तेजावत जी, अपनी चीजों को जस्टिफाई करने का। लेकिन इसके मलिक जी, जो मेरा सवाल पहले ब्रिगेडियर दत्ता जी से था, उसी सवाल को मैं थोड़ा सा और एड ऑन करते हुए आगे पूछना चाह रही हूँ। क्या डोनाल्ड ट्रंप का अब नाटो से मोह भंग होना, क्या डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप से मोह भंग होना, अपनी खासतौर से अगर वहां से सेनाओं को वापस लाना, वो भी ऐसी जो बड़ी कूटनीतिक तौर पर बहुत अहम हिस्से रखे हैं, चाहे बात इराक को लेकर हो, चाहे बात अफगानिस्तान को लेकर हो या ईरान को लेकर हो, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने, अमेरिका ने खासतौर से इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज का इस्तेमाल किया उस पर लगाम लगाने के लिए, पकड़ बनाने के लिए, हमले करने के लिए। उनका ये मोह भंग होना, आखिर इसके पीछे की थ्योरी क्या है, मैसेज क्या है? जी नैना जी, ट्रंप साहब का टाइम से स्टेट मना रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब अपने जो बदलते हुए स्टेट्स में है ना, सुबह से शाम तक वो इसको एंजॉय करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया को बेवकूफ बनाइए। दुनिया, हम लोग जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स को और उनके ट्वीट्स को अलग अलग, वो इस बात को ना मेरे ख्याल से उनकी आदत में शामिल है, तो है ये, वो एंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज को कि लेट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। क्योंकि देखिए, पेंटागन के पास एक पूरा थिंक टैंक है, अमेरिका के पास भी एक थिंक टैंक है। हम उनको इतने हल्के में ना ले, चाहे वो खाड़ी के देश हो, नेटो हो, हम उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको मैं एक छोटा सा मजा बताता हूं। देखिए, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन लगातार लड़ाई और युद्धों में बम के दौरान ही चलता रहे। ऑपरेशन की फॉर्म्स भी बदलती है, जैसे जैसे वक्त बदलता है। कभी वो बम वर्षा उसमें चलता है, कभी वो इकोनॉमिक वॉरफेयर में चेंज होता है। अल्टीमेटली एम होता है कि नेशन के इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक यानी बड़े लेवल के, यानी पॉलिटिकल गेन्स क्या गेन कर रहा है कोई कंट्री। यही बात मैं कहूंगा, ट्रंप साहब को हम हल्के में न ले। हम मजाक कर सकते हैं और उनकी बातों को हम हल्के में लेके, एक तरह से देखा जाए हम कह सकते हैं कि वो अपने स्टेटमेंट्स को बदल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जानबूझ कर करते हैं ये। वो एक अपनी उनकी जो एक नेचर है, प्रवृत्ति है, उस तहत वो जानबूझ के करते हैं। वो ना ही तो अल्जाइमर के शिकार हैं, ना ही वो किसी बीमारी के शिकार है, ये मेरा मानना है। वो जानबूझ के सब चीजें कर रहे हैं पूरे दुनिया को उलझाए रखने के लिए। नेटो पे आता हूं। नेटो को तो अभी वो उसके अंदर अपना कोई प्रोडक्टिव या अपना कंट्रीब्यूशन अपने लिए नहीं देखते हैं। एक वक्त था जब यूरोपियन कंट्रीज डेवलप कर रहे थे, और उसके साथ साथ उन्होंने जब नेटो बनाया तो इसमें अपना भी फायदा देखा। अब सवाल ये है कि नेटो की ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज होके सैचुरेशन पर चल रहे हैं। वहां लाइफ मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट
नेग्लिजिबल है। पूरी पूरी मैन्युफैक्चरिंग जा चुकी है विकासशील कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में। अब वो पूरे पूरे जो अभी आप देख लीजिए यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ था इतना बड़ा, जिसको कहते हैं मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट, ये इसलिए हुआ कि भारत बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसके साथ इतना ह्यूज मार्केट है कि आज हमको कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। खैर मैं भारत को छोड़ के वापस आता हूं। अभी ईरान का एंगल देख लीजिए। ईरान के अंदर अभी जितनी भी अर्थव्यवस्था, वार अर्थव्यवस्था चल रही है, वार इकोनॉमी चल रही है, अमेरिका को इसके अंदर पंपिंग करना है। अभी देखिए कल की ही खबर है, कितना उन्होंने तकरीबन 6,500 क्या इतने करोड़ का या फिर पूरा हथियार इजराइल के अंदर जमा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने बिलियंस और बिलियंस का सऊदी अरब को दिया है, बिलियंस का कुवैत को दिया है। ये एक पूरा वार मशीनरी पैकेज के तहत वो तैयारी कर रहे हैं। तो अपने वो ये देख रहे हैं ट्रंप साहब कि अमेरिका, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका बीइंग ए अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री, वो वहां पे इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको फायदा होगा। और रही बात ये कि जो चाइना एंगल है, मैं डे वन से कहता रहता हूं कि इस ऑपरेशन के दौरान दो लोग, इजराइल और यूएस, लेकिन दोनों का एम एक है, रास्ता एक चुना दोनों ने। इजराइल का अलग है, उसकी हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का एक ही चीज है कि हाउ टू कंट्रोल चाइना फर्स्ट। दूसरा, अपने पेट्रो डॉलर को कैसे मजबूत किया जाए, ईरान की प्रभु सत्ता जो ईरान उनको आंखें दिखा रहा है उसको कैसे डाउन किया जाए। और आज जो उन्होंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है ना, ये इसलिए नहीं लगाया हुआ कि वो किसी को परेशान, या चाइना इनको, ये ईरान की इकोनॉमी को स्क्वीज करना चाहता है। ईरान की क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब कहीं आप अपने फेवर में कंडीशन बनाते हो किसी देश में, अब यूनुस साहब को ले लीजिए ना, बड़ा एग्जांपल है। खैर छोड़ दीजिए इस बात को, मैं वापस आता हूं। अगर आप ईरान को ट्रंप साहब अपने फेवर में करना चाहेंगे तो ईरान को इकोनॉमिकली इतना वीक करना चाहेंगे कि वहां की जनता दुखी होकर एक दिन, चाहे वो कितनी भी IRGC से डरी हुई हो, वो मजबूर हो जाए सड़क पर निकलने पे। और ऐसे वक्त के लिए महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं काफी होते। किसी देश में गृह युद्ध की स्थिति डेवलप करने के लिए आपको सालों साल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि सर जी, और मुझे लग रहा है सर, जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की जो डीप स्टेट्स की बेसिकली जो तमाम रणनीतियां रहती हैं, वो तो ये काफी लंबे वक्त से करती रही। और इसके बड़े उदाहरण हमने देखा हमारे इर्द गिर्द भी कई ऐसे देश, जिसमें चाहे बात नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वहां पे जो बड़ी स्तर पर फुटप्रिंट्स नजर आते हैं वो रिजीम चेंज को लेकर ही। ईरान में भी चाह, लेकिन वो वहां पे कर नहीं पाए। नैना जी, क्या होता है रिजीम चेंज से जब हम बात करते हैं ना, रिजीम चेंज का मतलब है उस देश की अमेरिका के प्रति पॉलिसीज में बदलाव लाना। जी जी, अच्छा ठीक है। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ मेजर अली शाह भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अली शाह जी। आपसे अब रिएक्शन में ले रही हूँ जल्दी से। डोनाल्ड ट्रंप अब ये ऐलान करें कि भाई वो यूरोप से अपनी छत्र छाया वापस बुला रहे हैं, वो वहां पर अब साथ नहीं देना चाहते। मर्च ने जिस तरह से अमेरिका पर तंज कसा, उसके बाद में उन्होंने एक तरह से, क्या ये बदले की भावना है क्या डोनाल्ड ट्रंप की? नैना जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कुछ भी कहते हैं, जो भी उनकी बयानबाजी होती है, जो भी ऐलान करते हैं, मैं बिल्कुल भी वाकई में इसको गंभीरता से नहीं लेता। अच्छा। और ये बात सही है कि ना ही वो अल्जाइमर के शिकार हैं, ना ही वो डिप्रेशन के शिकार हैं, ना ही वो दिमागी तौर से सनके हुए हैं, जानबूझ के कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, वो कंफ्यूज लगता है ऐसा। लेकिन जो आदमी नंबर 1 सुपर पावर अमेरिका के आगे हेल्म ऑफ अफेयर से बैठा है, वो इतना बेवकूफ तो नहीं होगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो इसमें होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ भी बात मैं सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेता। वो एक तरफ कहते हैं कि उनकी बात चल रही है ईरान से बैक ड्रो, फिर नहीं चल रही है, चल रही है, उससे चल रही है, किससे चल रही है, हमने लीडरशिप को खत्म कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम खुलाएंगे, बंद कराएंगे, खुलाएंगे। तो उनके बयान को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाए। ये एक नंबर के छटे हुए झूठे हैं। मेरे पास डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है कि अपने पिछले टेन्योर में इन्होंने 4 साल में 30,500 टाइम्स झूठ बोला है। यानी कि अगर एवरेज निकालें तो एक दिन में इन्होंने 21 मर्तबा झूठ बोला है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को मैं कहीं पे भी सीरियसली नहीं लेता हूं। ये ऐलान कुछ भी कर दें, और मैं सहमत हूं कर्नल साहब की बात से। इन्होंने जो बोला है कि भाई ना ही वो अल्जाइमर के शिकार है, नहीं, जी हाँ, मैं भी मानता हूँ ये बात। और तो मगर मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात, वो एक नंबर के 1964 की बात बताऊं आपको, इतिहास में इन्होंने जब ये स्कूल में थे,
इन्होंने कहा था इनका एक बेसबॉल मैच हुआ था एक स्कूल के साथ जो मैन ऑफ मैच मिला था इनको। झूठ। 1996 में इवांडर हॉलीफील्ड और माइक टायसन बहुत बड़े फुटबॉल ये बॉक्सिंग के चैंपियंस है, उन्होंने $1 मिलियन खर्च किए, ऐसा उन्होंने कहा है। झूठ। इन्होंने 2009 में ट्रम्प गोल्फ को एक्वायर किया था, जहां पर अपने जो उनके खानदान वाले जो मर गए थे इनको दफनाते हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो दफनाया गया था, वहां पे खून की नदियां बही थी अमेरिकन सोल्जर से। झूठ। तो इतना वो झूठ बोलते हैं ना जब, तो द बॉय हु नहीं, क्राइड लेकिन वुल्फ, अरे किसी वो भी सुपर पावर का अगर कोई इतना ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति क्या इतना झूठ बोल सकता है? अमर मस्तिकान आपकी बात में शायद कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। जी दर्ज करना चाह रहा हूँ यहाँ जी जी कि देखें, ये इनके मौजूदगी में सदर के तौर पर रात की गहराई में अपने आप को जीसस डिक्लेयर कर दें, सुबह में जब उनसे साफी पूछें कि ये मामला क्या था तो कह दें कि मैं डॉक्टर खेल रहा था। तो भाई इस किस्म से कहाँ होती है बात? आप मुझे बताएं, ये कहते हैं कि मिलिटरीली ये सुपर पावर हैं, ठीक है, हम मानते हैं, चले आप मिलिटरीली सुपर पावर हैं, लेकिन जहां तक इंटेलेक्ट का बात है, जहां तक दानिशमंदी का नजरिए का बात है, ये सुपर पॉपर है अमेरिका। सुपर पॉपर यानी भिखारी है। इसके ऐसा मुल्क जिसको के दलाली के लिए भी थर्ड रेट आसिम मुनीर मिले, तो आप खुद सोच लें वो मुल्क कहाँ है। ठीक है। अच्छा तेजावत जी, ये तो मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ये सुपर पावर अमेरिका को कोई सीरियसली लेगा भी या नहीं लेगा? अमर मस्तिकान जी ने तो, और यहाँ पर मेजर अली शाह ने जिस तरह से एक एक करके वो तो स्कूल कॉलेज तक पहुंच गए, क्या कोई सीरियसली लेगा भी? और उनके ये जो डिसीजन, ये जो घोषणा की गई है, वो भी सीरियस लेने वाली है या फिर ये भी जो कागजी शेर या कागजी घोषणाएं जो है वो नजर आ रही हैं? दरअसल एक मेरे दोस्त हैं, वो किसी डेमोक्रेट से मिले थे, सेनेटर हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो किया कराया है, आगे आने वाली सरकारों को केवल माफी मांगने में ही 1 साल या 2 साल लग जाएंगे सबको, कि हमें माफ कर दो, हमने ये किया, हम इसको वापस ठीक कर रहे हैं, हमें माफ कर दो, ये कर दो। तो वो कह रहे हैं कि आगे जो 4 साल में से 1 साल तो वो जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ही खा गए हैं उनका पूरा का पूरा। तो आप उसी से अंदाज लगा लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो 4 साल प्रेसिडेंट थे, वो 4 नहीं, उन्होंने पूरे 5 साल पूरे किए हैं, जिसमें जो एक तरीके से हम वो पता नहीं शब्द कितना ठीक है, पर जो हम हिंदी में कहते हैं ना कि रायता फैलाना, तो वैसे जो रायता समेटने में 1 साल आगे आने वाली सरकारों को लगेगा। नैना जी ठीक है। अच्छा मेजर अली शाह, आपने तो पूरा उनके झूठों का पुलिंदा खोल दिया। तेजावत जी कह रहे भाई रायता फैला दिया, और कह रहे कि बस मिस्टर सॉरी मैन एक तरह से बनकर रह जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन उनकी इस तरह के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर की वजह से दुनिया में तो भूचाल ला रहे हैं ना वो। आखिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी मैं कहूंगा उनकी मदर की अगर मैं टू बी ऑन लाइटर साइड, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा कभी पॉलिटिक्स में आएगा नहीं, अगर आएगा तो बहुत डिजास्टर होएगा, बहुत ही फेल पॉलिटिशियन होएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी बयान दिया है कि राष्ट्रपति बनने से पहले मैं इतना खुशहाल था, इतना शांतिपूर्वक जिंदगी जी रही थी मेरी, कट रही थी अच्छी खासी, राष्ट्रपति बनने के बाद जिंदगी बिगड़ी। भैया राष्ट्रपति बनने से पहले ना आपके पूरी दुनिया खुशहाल थी, आपने पूरी दुनिया का नक्शा बिगाड़ दिया। इसका जिम्मा तो मैं केवल 100%, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। देखिए अमेरिका का एक रुतबा था, $1 की बहुत बड़ी अभी कीमत है, मगर एक औरा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरा मिट्टी पलेट कर दिया। अभी 4 दिन पहले जो हमले हुए थे ना व्हाइट हाउस में, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी, भैया ये भी मैं कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से शायद स्टेज डी होगा। उनको परवाह नहीं है देश की छवि की, उनको परवाह है अपनी छवि की। जी ठीक है, मैं शॉर्ट रिएक्शन ले लेती हूँ एक बार विनोद दत्ता जी से भी और अच्छा मलिक सर से भी। यहाँ पर तेजावत जी भी कुछ कह रहे हैं। जी सर। हाँ नैना जी, मैं दरअसल मदर वाली वो बयान से मेरे काफी करीबी दोस्त हैं अली शाह साहब, उससे दूर करता हूँ, क्योंकि मैं तो फेमिनिस्ट आदमी हूँ और मैं वो महिलाओं को मैं नहीं सोचता कि मदर जिम्मेदार हो सकती है या बहन जिम्मेदार हो सकती है। नहीं, वो तो हालांकि उन्होंने एक लाइटर नोट पे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की मदर ने कहा था अगर वो राजनीति में आ गए तो बड़े डिजास्टर हो जाएंगे। सर 30 सेकंड्स में मैं आपसे ये रिएक्शन जानना चाह रही हूँ दत्ता सर, कि जिस रूप में अभी डोनाल्ड ट्रंप का अगर ये एक्शन होता है तो क्या ये यूरोपियन कंट्रीज के लिए घातक होगा?
हाँ बिल्कुल, अमेरिका के लिए भी घातक होगा और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, उसके लिए भी बड़ा डिजास्टरस होगा। वो कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को जब एक ही शख्स काफी था, मतलब उनके तो पूरी काबीना में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आप ये देखिए जिस तरह से रैंडी जॉर्ज ने रिजाइन किया, आपको याद होगा सैम मानेकशॉ ने जिस तरह से श्रीमती गांधी जी को ये कह दिया था कि आई कांट गेट माई आर्मी बुचर्ड, वी विल ओनली गो इन फॉर वॉर आफ्टर अक्टूबर। सो इस तरह की जो पर्सनालिटीज हैं सेना में, अधिकारियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि दे विल कॉल स्पेड ए स्पेड। तो अमेरिका में अगर अमेरिका को बचाना है तो ट्रंप साहब से डी ट्रम्पाइजेशन ऑफ अमेरिका होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एस के मलिक सर, पहले ही ईरान युद्ध के साथ में बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से चाइना और रशिया को बहुत पावर दे दी है अमेरिका ने, खासतौर से अपने डिसीजंस की वजह से। अगर यूरोप से अपने सैनिकों को हटाते हैं तो क्या उनको और मोर पावर मिल जाएगी, स्पेशली रशिया को? नैना जी, मेरे ख्याल से एक अनसेड फैक्ट ऑलरेडी है यूक्रेन के ऊपर, और बहुत ज्यादा हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा जब अमेरिका अपने आप को पूरी तरह से ऑलमोस्ट ऑफिशियली डिटैच कर लेगा। हालांकि कभी, हाँ, उसकी आदत है, वो कभी कभी इस तरह से कहता है और शाम को अपना रिट्रैक्ट कर लेते हैं अपने वक्तव्य को। आप ये यूरोप पे जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, आई एम नॉट सरप्राइज कि कल परसों में ये वापस भी हो जाएगा। पर हाँ, अगर ये होता है फर्क पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन सैनिक वहां के की वाइटल एशियंस जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं या वहां पे इंटेलिजेंस है, इसके साथ साथ जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है जिसमें वेपन शामिल है, वहां मॉनिटर करते हैं। दे आर नॉट द ग्राउंड सोल्जर्स, दे आर सुपर एक्सपर्ट सोल्जर्स, दे आर बेस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। फर्क पड़ेगा अगर विड्रॉ करते हैं, पर मुझे नहीं लगता ये विड्रॉ करेंगे, बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ये एक सिर्फ ड्रावना भबकी गीता भबकी ऑफेंसिव पोस्चरिंग है, सो दैट उनको सपोर्ट मिल सके, दैट्स ऑल। और अगर ऐसा हो गया तो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप बयान वीर बन जाएंगे। 2020 में भी उन्होंने ऐसे ही घोषणा की, 12,000 जवानों को वापस बुलाएंगे, हुआ कुछ नहीं। और जैसे आपने कहा शुरुआत में भी कि डोनाल्ड ट्रंप की कई ऐसी घोषणाएं हैं जो अभी सिर्फ इन वेटिंग हैं, या फिर जो सिर्फ रिजेक्ट हो चुके हैं, या फिर वो रिवोक किए जा चुके हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से पैटर्न अंदाज बन चुका है, इसीलिए शायद उन्हें अनस्टेबल भी कहा जा रहा है। दत्ता साहब ने तो कह दिया कि भाई अमेरिका को अब डी ट्रम्पाइजेशन की एक तरह से जरूरत हो चलिए। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।